जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ जेपीआर क्लासेस बाग बहार में। जैसा कि हम लोगों ने दो सेंटेंस कवर कर लिया है और दो सेंटेंस में कौन कौन से असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस पढ़ने के बाद हमने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव सेकंड। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में जो क्या वर्ड होता है वो सेंटेंस के सबसे पहले आता है और उसके लिए हम व्हाट ना लिख करके उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले, जिस टेंस में वो वाक्य रहता है। तो उसके बाद इंटेरोगेटिव सेकंड में आता है। तो इंटेरोगेटिव सेकंड की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, ये सारे वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते समय हिंदी से इंग्लिश में ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस लिखते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और एट लास्ट हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि सेंटेंस नंबर 3 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो आइए जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ स्लाइड में दिख रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस इसका जो हिंदी होती है, इसकी जो हिंदी होती है वो ये होता है कि आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनके द्वारा क्या किया जाता है, आपको आज्ञा दिया जाता है, किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है या फिर किसी को सलाह दिया जाता है। जैसे आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, बाय विच इंपरेटिव सेंटेंस, बाय विच वी एक्सप्रेस, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ऑर्डर व्यक्त करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं। रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। एंड एडवाइस या सजेशन, या हम किसी को एडवाइस देते हैं या फिर कोई सजेशन देते हैं, कोई सलाह देते हैं। अब इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा आसान तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने एक स्लाइड बना रखा है कि ORA की ग्रामर के रूप में जो आपको पढ़ाएंगे, बहुत आसानी से आपको ये बातें समझ में आएंगी। जैसे ORA मीन्स हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो O मीन्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर, और R फॉर हो जाएगा रिक्वेस्ट, और A फॉर हो जाएगा एडवाइस। तो इन चीजों को हम क्या करेंगे, स्लाइड के रूप में पढ़ेंगे और देखेंगे कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमेशा कोई बड़ा व्यक्ति छोटे को देता है, या कोई पोस्टेड हो, पोस्ट में बड़ा हो, वो हमेशा अपने से छोटे रैंक के अधिकारी को देता है। या हम किसी से कोई काम करवाने के लिए कहते हैं तो उसे क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसे आदेश देते हैं। जैसे टीचर कहेगा, अगर एक टीचर है, स्टूडेंट्स क्लास में है, तो स्टूडेंट से टीचर क्या कहेगा, गो देयर, वहां जाओ। क्यों? क्योंकि टीचर यहाँ क्या कर रहा है, बच्चों को आदेशित कर रहा है, बच्चों को क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। और एक बहुत बड़ी चीज इसकी विशेषता ये होता है कि जो इसमें सब्जेक्ट करता होता है यू क्या होता है, इसमें हिडन होता है। यू क्या होता है, हिडन होता है, और इसे हम क्या करते हैं, अंडरस्टूड समझते हैं। हिडन क्या होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्टूड रखते हैं कि हम क्या करते हैं, ये अंडरस्टूड रहता है कि यू को ही वो कह रहा है। किसको कह रहा है, यू को ही कह रहा है कि तुम क्या करो, ये काम करो। इसीलिए यू क्या होता है, इसमें अंडरस्टूड होता है। जैसे अब टीचर ने बच्चे से कहा गो देयर, मीन्स बच्चों को कहा है, बच्चे से कहा गो देयर मतलब तुम वहां जाओ। अब टीचर कहता है डोंट सिट हियर, डू नॉट सिट हियर। टीचर कह रहा है बच्चों से डू नॉट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। डोंट लाफ इन क्लास, या फिर टीचर फिर कहता है डोंट लाफ इन द क्लास। तो ये टीचर क्या कर रहा है, टीचर ये रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हों या कक्षा में कोई भी टीचर उपस्थित हो तो आपको ना तो हंसना चाहिए, ना तो शोर मचाना चाहिए, और ना तो क्या करना चाहिए, आपको शोर मचाना चाहिए। जैसे डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, बच्चों शोर मत करो। तो ये क्या होते हैं, हमारे आदेशात्मक वाक्य होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास
ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। कोई है? कोई मैं ही हूँ। मैं अपनी छोटी बहन को आदेश दे रहा हूँ कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, या मेरे लिए पानी एक गिलास लेकर के आओ। तो इससे क्या होता है, इससे आदेश का भाव झलकता है। जैसे मान लीजिए, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमारा दूसरा स्लाइड आता है रिक्वेस्ट का होता है। रिक्वेस्ट में आप हमेशा एक चीज पाते हैं, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर सभी को पता हो गया। अब हम देखते हैं ऑर्डर के बाद क्या आता है, ओ के बाद आर आता है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्या होता है, आपको पता है कि जब कोई भी किसी से भी रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट वाली स्थिति में क्या करता है व्यक्ति, प्लीज वर्ड एक होता है, प्लीज वर्ड को हमेशा यूज करता है। प्लीज, प्लीज बहुत कॉमन सा वर्ड हो गया है। मैक्सिमम जिसका मतलब क्या होता है, कृपया, कृपया। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी से हम्बल रूप से रिक्वेस्ट किया जाए, अपने से बड़े से लोगों से क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल हम इसमें देखेंगे तो एग्जांपल से सारा बात क्लियर हो जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है कृपया। कृपया जैसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज, प्लीज ब्रिंग मी, सेंटेंस वही है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी 5 रुपीज, गिव मी 5 रुपीज। क्या कर रहा है, मुझे कृपया 5 रुपए दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा है आपसे और आप उससे क्या कर रहे हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, तो उससे हम कहेंगे, जब हम प्लीज वर्ड जोड़ देते हैं तो प्लीज वर्ड जब भी आता है सेंटेंस में तो हमें तुरंत इस बात की जानकारी हो जाती है कि हम या कोई और जो प्लीज वर्ड का यूज कर रहा है वो रिक्वेस्ट ही कर रहा है। इसके बाद इसमें कई वर्ड हैं, कई सेंटेंस भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं, प्लीज, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, कृपया शोर मत मचाइए। तो ये क्या होता है, ये भी आपको क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है। तो ये हुआ ऑर्डर। क्या होता है, हम अपने से छोटे को देते हैं, या अपने से छोटे रैंक के अधिकारी को देते हैं, या अपने से छोटे व्यक्तियों को देते हैं। रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट हम अपने से, रिक्वेस्ट हमेशा अपने से बड़ों के लिए यूज किया जाता है, अब बड़ों के साथ यूज किया जाता है और वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर लास्ट में जो आता है हमारा वो क्या होता है, एडवाइस। ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया और एडवाइस हो गया। तो एडवाइस को हम लोग कवर करते हैं। एडवाइस में क्या होता है, एडवाइस ऐसी बातें होती हैं, ऐसी चीजें लिखी होती हैं कि आपको वो एडवाइस दिया जाता है, लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि आपको वो एडवाइस, वो सलाह आपको माननी ही है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे कि एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह। तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो एडवाइस आपको दिया जा रहा है वो आपके द्वारा माना ही जाए या उस पर अमल ही किया जाए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सलाह को मानते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे फॉलो द ट्रैफिक रूल, फॉलो द ट्रैफिक रूल, क्या कह रहे हैं, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। वी शुड obey our elders. We should not walk in the sun. We should not walk in the sun. In the sun मतलब होता है कि धूप में। सन मतलब क्या होता है, इन द सन मतलब कि आप धूप में न टहलें। ये आपको सजेशन दिया जा रहा है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप धूप में टहलते हैं कि नहीं टहलते हैं। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पालन करते हैं कि नहीं।
फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको एक निर्देश दिया जाता है, एक सलाह दिया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो आज यही समाप्त होता है हमारा क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस, और आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, इसकी जो हिंदी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इच्छा सूचक वाक्य, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, अपनी किसी के लिए हम प्रेयर करते हैं, अपने किसी को हम अभिवादन करते हैं, या अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, विल। जैसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, बाय विच वी एक्सप्रेस, जिसके माध्यम से, ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं, गुड विशेष, किसी के प्रति अच्छी इच्छा व्यक्त करते हैं, कर्ज, या अपने अंदर जो उसके प्रति दुर्व्यवहार है या फिर गलत भावनाएं से किसी को अभिशाप देते हैं, तब इसी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के माध्यम से देते हैं। प्रेयर, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, या एंड आवर विल, या फिर हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे आपके प्रति किसी के लिए अच्छी बातें हैं, किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हैं और उसको कहते हैं कि भगवान करे आपका दिन शुभ हो, ये होता है। किसी को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, किसी को कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, या फिर किसी को कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, द किंग लिव लॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इच्छा सूचक वाक्य के माध्यम से ही हम पढ़ते हैं। तो चलिए दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है मे यू लिव लॉन्ग, मतलब ये मेरी अच्छी गुड विशेष है, ये मेरी क्या है, गुड विश है कि आप दीर्घायु हों। दीर्घायु होने का मतलब है कि आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबे समय तक जीवित रहें। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, मे गॉड फुलफिल योर डिजायर्स। भगवान क्या करें, भगवान करें कि आपकी सारी इच्छाएं क्या हो, पूरी हो। उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। क्या करे, भगवान आपको एक पुत्र दे, मतलब आपको पुत्र की प्राप्ति हो। अब इन सारी चीजों को हम बहुत ध्यान से देखने के बाद ये समझते हैं कि हमने तो अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, लेकिन एक चीज और ध्यान में आता है कि ये जो फुल स्टॉप हम लोगों ने यूज किया है, यहाँ पर क्या होता है, फुल स्टॉप का यूज नहीं होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। जैसे ये होता है हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये होता है हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये होता है हमारा क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये बहुत ज्यादा ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और एक्सक्लेमेटरी में भी क्या करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। इसमें एक हम गुड विशेष का हमने सारे देख लिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो। मे गॉड फुलफिल योर डिजायर्स, भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। मे गॉड ब्लेस यू विद योर सन, आपको क्या हो, आपको संतान की प्राप्ति हो। एक हम लोग कर्स वाला देख लेते हैं। कर्स वाला क्या देखते हैं, मे यू रियून, क्या कहो, भगवान करे तुम क्या हो, बर्बाद हो जाओ, नष्ट हो जाओ। तो क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये कर्ज के लिए यूज किया जाता है। जैसे किसी के साथ आपने कुछ गलत कर दिया हो और वो आपको अभिशाप दे रहा हो कि आप बर्बाद हो जाएं, आप जीवन में सफल ना हो, या फिर और सारी चीजें, वो हम कर्ज के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो ये सारी चीजें, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आदर रिक्वेस्ट एंड कमांड आता है। चौथा हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसमें अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं एक दूसरे व्यक्ति के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट सेंटेंस, क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जो क्या करते हैं, विस्मय, मतलब एक सडन फीलिंग ऑफ आवर हार्ट क्या करते हैं, एराउज होते हैं, और उनको हम इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, और उस स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस क्या होता है। जैसे
अभी मैच आ रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया इसमें क्या करती है, मैच जीत लेती है, और सपोज दैट मान लीजिए वो मैच जीत गया, वो दूसरी बात है, लेकिन अब एक मान लीजिए एक ओवर में 20 रन चाहिए, एक ओवर में 20 रन चाहिए, 50-50 का मामला है, 20 रन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। लेकिन लास्ट बॉल पे जब जब गेम आके फंस जाता है कहाँ पे, लास्ट बॉल पे, अब एक बॉल पे आपको 6 रन चाहिए। अब एक बॉल पे 6 रन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। अगर हिट अच्छा लगा तो 6 रन बन जाएगा, अगर नहीं लगा तो 6 रन नहीं बनेगा। लेकिन अब दोनों चांसेस क्या है, 50-50 है, 50-50% है, बनेगा भी, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। लेकिन तो क्या करेंगे, जैसे दोनों सेंटेंस है, जो जीतेगा, जिस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, जो जिस टीम को सपोर्ट कर रहा है, अगर उसकी टीम जीत जाती है तो भी वो एक्सक्लेमेशन में क्या करेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। अगर एक और टीम है जो जिसकी टीम हार जाएगी, वो भी अपनी भावनाओं को क्या करेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही व्यक्त करेगा। जैसे मान लीजिए इंडिया जीत गई, इंडिया ने मैच को जीत लिया है, तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। जैसे दो टीमें हैं, हुर्रा इंडिया ऑन द मैच, हुर्रा इंडिया ऑन द मैच। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, वो एक्सक्लेमेटरी जो ये होते हैं सिंबल, इन्हीं के बाद लगता है, और लास्ट में क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। और दूसरा एलस, वी लॉस्ट मैच। दोनों चीजें हैं, दोनों टीमें हैं, टीम 1 है ये और टीम 2 है। दोनों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, किसके माध्यम से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से। जो जीता वो हुर्रा कहा, अरे वाह क्या बात है, इंडिया मैच जीत गई। जो हारा कहेगा अरे एलस, अरे बड़ा दुख है, मतलब दुख के साथ, वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच। हम क्या करेंगे, हम लोग मैच हार गए, वी लॉस्ट द मैच। तो ये होता है हमारा क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कुछ विशेष नहीं होता इसमें, आप जान ही रहे हैं कि इसमें सूचक वाक्य को क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसका जो यूज होता है वो एकाएक फीलिंग, हमारे अंदर क्या होती है, प्री प्लानिंग नहीं होती। कौन जानता था कि इंडिया मैच जीत जाएगी, कौन जानता था कि इंडिया मैच हार जाएगी। तो इसके लिए क्या होती है, हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। जो भी करना होता है सडन फीलिंग ऑफ अराउज होता है, सडन अराउज फीलिंग होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सारो व्यक्त किया, सारो किसने व्यक्त किया, इसमें एलस में, कि हम लोग क्या किए, हम क्या किए, मैच, हमारी टीम जो मैच हार गई। फिर हैप्पीनेस व्यक्त किया, किसने व्यक्त किया, इसने किया, जो मैच जीता है, हुर्रा वी वन द मैच, इंडिया वन द मैच। फिर हेड, हेड के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। और फिर उसके बाद वंडर, आश्चर्य के लिए भी यूज करते हैं। अब वंडर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप चले गए सऊदी अरब, कहीं भी गया, जहाँ पे भी बुर्ज खलीफा है, सऊदी में है ना, तो वहाँ आप गए और आपने उतनी बड़ी बिल्डिंग कभी नहीं देखी है, और आप जाते हैं और एकाएक देखते हैं बुर्ज खलीफा, अरे वाह क्या बात है, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो आपने ये अवधारणा नहीं बनाया था। जैसे मान लीजिए आपने बुर्ज खलीफा देखा तो क्या कहेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बिल्डिंग इज इट, बिल्डिंग, बिल्डिंग इट इज इट, इज इट। क्या कहेंगे, अरे वाह कितनी सुंदर, कितना बढ़िया, कितनी बड़ी इमारत है। या फिर कोई और सेंटेंस हम ले लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कोई लड़की है आपके साथ पढ़ रही है, कोई लड़का है आपके साथ पढ़ रहा है, और वो क्या करता है, एक एक्सपायर कर जाता है। ऐसा प्रकृति ना करे किसी के साथ हो, लेकिन ये एग्जाम्पल है। क्या कहते हैं, ओ, जैसे मान लीजिए ओ शी डाइड सो यंग, क्या हो गया, वो युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या होता है, ये हमारी प्री प्लानिंग नहीं होती है। किसी के बारे में आप कोई कहानी सुनते हैं
आप एकाएक जा रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं एकाएक और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहेंगे अरे वाह क्या अरे ये अजीब सा एक्सीडेंट था, मतलब देख के आपका मन क्या होता है, एकदम अजीब सा हो जाता है और आप फीलिंग ऐसा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और किसी खूबसूरत लड़के को देखते हैं या लड़की को देखते हैं, तो आपके मन से आपके क्या होता है, आपके मुंह से एक बात निकल आती है कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज या इज सी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से ही हम व्यक्त करते हैं। ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं जो क्या होती हैं, प्री प्लानिंग नहीं होती हैं, वो एकाएक किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को देख करके जब एकाएक हमारे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे भावों को हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो और भी जो भी है आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, और 1 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। और हमने आपको कवर कर दिया आपका सारा क्या सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कवर कर लिया हमने, इंटरोगेटिव सेंटेंस कवर कर लिया और इंपरेटिव सेंटेंस भी कवर कर लिया, और ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक हमारा क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तक तो ये बेसिक चीज़ें थी जो एक बिगिनर को बहुत, एक फ्रेशर्स को बहुत आराम से सबको जानना चाहिए, सबको आना चाहिए। अगर स्पेशली आप इस क्षेत्र में आए हुए हैं, इंग्लिश के क्षेत्र में, तो आपको ये सारे टॉपिक्स जरूर कवर कर लेना चाहिए। और अगर आप इस टॉपिक को नहीं कवर कर पाए हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो देख करके आप उन टॉपिक को कवर करके, और जब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, तो आप हमारे साथ हो सकते हैं और आप अपना बेस्ट करने का प्रयास करें, हम लोग भी अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।